हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कोचिंग क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं के अध्याय 10, जिसका जो नाम है एस ब्लॉक के तत्व। इसमें आज हम आपको प्रश्न बैंक के उत्तरों को हल करवाने वाले हैं, जिसमें हमने पिछली वीडियो में आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नों को हल करवा दिया था। आज ही हमारा वीडियो नंबर 3 है अध्याय 10 का, जिसमें आज हम आपको 7 से लेकर प्रश्न क्रमांक 12 तक के प्रश्नों को हल करवाने वाले हैं। और आज इस वीडियो में हमारे ये 10 अध्याय जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको 2-3 चैप्टर और बचेंगे, जिनकी वीडियो हम जल्दी आपको दे देंगे। तो बन रही हमारे चैनल पर। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो से। और आज के वीडियो का हमारा जो प्रश्न बैंक का 7वां प्रश्न है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित के संदर्भ में क्षार धातुओं और क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना कीजिए। नीचे पॉइंट दिए गए, इन बिंदुओं के आधार पर आपको क्या करना है, इनकी तुलना करना है। किस किस की? क्षार धातुओं की, यानी पहले समूह के तत्वों की और दूसरे समूह के तत्वों की। पहले समूह के तत्वों को बोलते हैं क्षार धातु और दूसरे समूह के तत्वों को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, इनको हम किस पॉइंट के आधार पर अंतर बताना है, तो आयनन एंथैल्पी यानी आयनन ऊर्जा, ऑक्साइडों की क्षारकता और हाइड्रॉक्साइडों की विलेयता। देखिए, पहला पॉइंट है हमारा आयनन एंथैल्पी। अगर हम एंथैल्पी की बात करें तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि क्षार धातु हैं, उनके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्षार धातुओं के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्षारीय मृदा धातुओं के अंतिम कोश में एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर एस ऑर्बिटल आधा भरा हुआ है और यहाँ पर एस ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, क्योंकि एस के पास इसकी कक्षक होता है और एक कक्षक यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है पहले समूह वाले में क्षार धातुओं में, और क्षारीय मृदा धातु में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरे होते हैं। तो आपको पहले आयनन ऊर्जा की परिभाषा पता हो कि किसी परमाणु के अंतिम कोश से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसकी आयनन ऊर्जा। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा क्योंकि ये अकेला है, और यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन होगा क्योंकि यहाँ पे पूरा भरा हुआ है, और पूरा भरा हुआ कक्षक अपना स्थायित्व, जो भी परमाणु है वो अपना स्थायित्व नहीं खोना चाहता। इसके लिए इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो होता क्या है कि इसकी पहली आयनन ऊर्जा, प्रथम आयनन ऊर्जा, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसको हम बोलते हैं प्रथम आयनन ऊर्जा। तो इसकी प्रथम आयनन ऊर्जा कम होती है किसकी? क्षार धातुओं की। और प्रथम आयनन ऊर्जा का मान क्षारीय मृदा धातुओं का अधिक होता है। प्रथम आयनन ऊर्जा क्यों बोला? क्योंकि प्रथम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो प्रथम इलेक्ट्रॉन जैसे इसका ये निकल जाएगा तो इसमें 1 बचेगा और इसमें 1 भी नहीं बचेगा। तो इसमें जो 1 बचेगा, फिर उसके बाद जो द्वितीय आयनन ऊर्जा होगी, द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान जो है क्षारीय मृदा धातुओं का कम हो जाएगा, क्योंकि क्षारीय मृदा धातुओं में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 में से पहला जैसे निकल जाएगा तो दूसरे निकलने में और ज़्यादा आसानी होगी, इसलिए उसका आयनन ऊर्जा का मान कम हो जाता है। तो देखिए, क्षारीय मृदा धातुओं की प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान क्षार धातुओं की तुलना में अधिक होता है। किसकी तुलना में? क्षार धातुओं की, क्योंकि इन तत्वों पर नाप के आवेश अधिक होता है। हालांकि द्वितीय का आयनन एंथैल्पी का मान क्षार धातुओं से कम है, अर्थात आयनन एंथैल्पी जो है बेरिलियम की ज़्यादा होगी लिथियम से। ठीक है, क्योंकि आपको पता है लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है और बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है। ठीक है, तो बाएं से जब दाएं जाते हैं तो यहाँ पर आकार घटता है, प्रोटॉन की संख्या अंदर बढ़ती है, और प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है तो नाभ की आवेश बढ़ता है, और नाभ की आवेश बढ़ने के कारण जो है इलेक्ट्रॉन को निकालने में कठिनाई होती है। तो जितनी कठिनाई होगी उतनी ज़्यादा आयनन ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, इसके बाद ऐसी मैग्नीशियम और सोडियम की बात करें तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है और सोडियम का 11 है। तो ये भी एक ही आवर्त में है, इसलिए मैग्नीशियम में जो है परमाणु में प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, इसलिए इसका नाभ की आवेश अधिक होगा, इसलिए इसकी आयनन ऊर्जा भी अधिक होगी। इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्साइडों की क्षारकता की। तो क्षारीय मृदा धातुओं के ऑक्साइड दुर्बल क्षार हैं। किसके? क्षारीय मृदा धातु यानी समूह 2 के। तथा क्षार धातु के ऑक्साइडों की तुलना में बढ़ता नाभ के आवेश आयनन एंथैल्पी को बढ़ा देता है। किसको बढ़ा देता है? आयनन एंथैल्पी को बढ़ा देता है, क्योंकि क्षार धातु के ऑक्साइडों की जो तुलना करें अगर, तो उनका जो नाभ की आवेश का मान है द्वितीय समूह के तत्वों का यानी क्षार मृदा धातुओं का वो अधिक होता है। ठीक है, इसलिए आयनन ऊर्जा को वो बढ़ा देता है। तीसरा पॉइंट हमारा हाइड्रोक्साइडों की विलेयता। तो क्षारीय मृदा धातुओं के जो हाइड्रोक्साइड हैं वो जल में अल्प विलेय होते हैं, जबकि क्षार धातुओं के हाइड्रोक्साइड अधिक विलेय होते हैं। ये आपको इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना है। इसके बाद हम आते हैं हमारे प्रश्न क्रमांक 8वें पर, और प्रश्न क्रमांक 8वें में 2 प्रश्न पूछे गए हैं, और इनमें पूछा है कि सोडियम धातु को जल में डाला जाता है तो क्या होता है, और सोडियम धातु को हवा में गर्म किया जाता है तो क्या होता है। देखिए, तो हमें इसका जो प्रश्न है प्रश्न बैंक में कैसा दिया हुआ है वो हम यहाँ पर देखते हैं।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 8वें में जो 2 प्रश्न पूछे हैं वो है कौन कौन से सोडियम धातु को जल में डाला जाता है, और दूसरा पूछा का सोडियम परऑक्साइड को जल में घोला जाता है। तो इन 2 प्रश्नों के उत्तर हमको यहाँ पर इसमें करना है। तो चलिए इसके आंसर हम जानते हैं और शुरू करते हैं इसके उत्तरों को। तो हमें यहाँ पर बच्चों ये देखिए 3 प्रश्न दिए हुए हैं, इन 3 में से आपको ये दूसरा वाला प्रश्न बैंक में नहीं है, इसलिए इसको आपको नहीं करना, आपको सिर्फ करना है पहला और तीसरा प्रश्न। ठीक है, देखिए पहले का जो उत्तर है कि सोडियम धातु को जल में घोला जाता है तो क्या होता है। तो देखिए जब सोडियम धातु को जल में घोला जाता है तो सोडियम बहुत अधिक क्रियाशील होने के कारण क्या करती है, उससे क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है, और अभिक्रिया इसमें उसमें छिपी होती है, इसलिए हाइड्रोजन गैस जो है जल जाती है। तो इससे जो है दुर्घटना होने की संभावना रहती है, ये इसमें हो जाता है। तो जब सोडियम धातु को जल से क्रियाशील किया जाता है या अभिक्रियाशील करवाई जाती है अभिक्रिया, तब हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, क्योंकि जब धातुएँ आपकी जल से क्रिया करेंगी तो यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, और उसमें छिपी होने के कारण हाइड्रोजन गैस ज्वलित हो जाती है यानी जल जाती है। तो यहाँ पर सोडियम की क्रिया जल से करके बताई हुई है, तो 2NaOH बनेगा इसमें और हाइड्रोजन गैस इसमें निकलेगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो था कि क्या होता है जब सोडियम को परऑक्साइड के जल में घोला जाता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला आपका जो है इसका उत्तर है कि जब सोडियम परऑक्साइड का सूत्र है Na2O2 को जल में घोला जाता है तो H2O2 बनता है। यहाँ पर सोडियम प्रतिस्थापित हो जाता है और 2NaOH बना लेता है आपका। ठीक है, क्योंकि जल के अणु में आपका पता होगा HOH होता है, तो यहाँ पर आपके Na 2 हैं, इसलिए 2NaOH बनाना है, तो यहाँ पर आपके जल के अणु भी 2 लेंगे, तो आपके 2OH हो गए, 2Na हो गए, इस प्रकार 2NaOH आपका ये बन जाएगा, और आपके पास 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर बचते हैं, तो जो H2O2 यहाँ पर बन जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो H2O2 बन जाता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की, और प्रश्न क्रमांक 9 में पूछा है कि क्षारीय मृदा धातुओं के सामान्य अभिलक्षण एवं गुणों में आवर्तिता की विवेचना कीजिए। मतलब क्षारीय मृदा धातुओं के अगर हम इनके देखें तो सामान्य लक्षण क्या होते हैं और गुणों में इनकी क्या आवर्तिता पाई जाती है। आवर्तिता मतलब इनके क्रम से जाते हैं ऊपर से नीचे बाएं से दाएं, तो क्या परिवर्तन में क्रम से होते हैं वो हमें इसमें समझना है। देखिए, तो आवर्त सारणी के वर्ग 2 के तत्व बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, और स्ट्रोंशियम और बेरियम और रेडियम और क्षार धातुएँ, क्षारीय मृदा धातु इसमें जो कहलाती हैं। ठीक है, जो तत्व हैं इनको क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु तत्व कहते हैं। इसके बाद इनका जो परमाणविक गुण है, क्षारीय मृदा धातुओं के परमाणविक गुण निम्नलिखित हैं। तो पहला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिनमें संयोजी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण इन तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास NH2 होता है। सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास NH2 होता है। यह इलेक्ट्रॉन संयोजी कक्ष के S कक्षक में होते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका कि परमाणु और आयनिक त्रिज्या में का परिवर्तन होता है। तो क्षार धातुओं की तुलना में इन तत्वों का परमाणु आकार छोटा होता है। किसकी तुलना में? क्षार धातुओं से। इसका कारण क्या है? नाभिकीय आवेश, उच्च नाभिकीय आवेश। वर्ग में इनका आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। तो आप यहाँ पर ये इनका आकार देख सकते हैं। बेरिलियम से मैग्नीशियम का आकार बढ़ा, मैग्नीशियम से कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम का, बेरियम का। इसी प्रकार से हम आयनिक रूप में याद करें तो आयनिक रूप में भी आपका इस प्रकार से जो है इनका आकार ज़्यादा रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं एंथैल्पी की, आयनन एंथैल्पी। तो क्षार धातुओं की अभी हमने ऊपर बताया आपको कि क्षार धातुओं की जो तुलना में इन तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पी अधिक होती है, क्योंकि इनका नाभिकीय आवेश अधिक होता है। और द्वितीय का आयनन एंथैल्पी के मान इन तत्वों का जो क्षार तत्वों की तुलना में कम होता है। और कम होने के कारण भी हमने आपको बताया क्योंकि दूसरे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है, क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता है। इसके बाद आते हैं, ये थे क्षार धातुओं के। अब इसके बाद हमारे आते हैं क्षार धातुओं के, क्षारीय मृदा धातुओं के भौतिक गुण। ठीक है, प्रश्न में आपके पूछे थे क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, क्षारीय मृदा धातुओं के ये ऊपर थे परमाणविक गुण। अब इसके बाद ये जो गुण हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये आ गए हैं इसके क्षारीय मृदा धातुओं के भौतिक गुण। तो भौतिक गुण क्या होते हैं? देखिए, भौतिक अवस्था में यह तत्व चांदी के समान सफ़ेद होते हैं, चमकदार होते हैं, नरम होते हैं। ठीक है, दूसरे तत्वों की तुलना में ठोस कठोर होते हैं। और बेरिलियम और मैग्नीशियम नरम है। ये इनका थोड़ा एक अपवाद है। इसके बाद बात करते हैं हम क्वथनांक और गलनांक की। तो क्षार धातुओं की तुलना में इनके क्वथनांक और गलनांक अधिक होते हैं क्षारीय मृदा धातुओं के, क्योंकि इनका आकार छोटा होता है। और वर्ग में इनके गलनांक क्वथनांकों में कोई नियमित परिवर्तन नहीं होता, मतलब क्रम से कोई परिवर्तन नहीं होता, अनियमित क्रम में पाया जाता है। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है ज्वाला में रंग,
तो बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़कर इनको क्यों, क्योंकि ये जो है छोटे आकार होते हैं इनके, और इस वजह से इनके जो है इलेक्ट्रॉन उत्तेजित नहीं हो पाते, इसलिए इनको छोड़कर शेष धातुओं के जो क्लोराइड हैं ज्वाला में रंग उत्पन्न करते हैं, क्योंकि अन्य एंथैल्पी का मान कम होता है। ठीक है, इसका एक प्रश्न भी बनता है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम ज्वाला में रंग नहीं देते हैं, क्यों? तो इसका कारण क्या है? इनका छोटा आकार होने के कारण इनके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से ये रंग नहीं देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं घनत्व की। घनत्व में क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम और कैल्शियम के हल्के जो हैं हल्के तत्व हैं, जहाँ के जो शेष तत्व हैं का घनत्व है वो निम्न क्रम में रहता है। तो बेरिलियम का सबसे कम, फिर स्ट्रोंशियम को उससे ज़्यादा, बेरिलियम को उससे ज़्यादा, और कैल्शियम रेडियम का सबसे ज़्यादा जो है घनत्व होता है। तो ये थे भौतिक गुण, हमने जाने परमाणविक गुण, भौतिक गुण, और अब हम इसके बाद आते हैं रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में क्षार धातु की तुलना में ये तत्व कम क्रियाशील होते हैं और वर्ग में ऊपर से नीचे को जाने पर इनकी क्रियाशीलता बढ़ती है। पहला पॉइंट क्या है? जल और वायु से जब हम अभिक्रिया करवाते हैं द्वितीय समूह के तत्वों की, यानी क्षारीय मृदा धातुओं की, तो गतिकीय रूप से ऑक्सीजन एवं जल के प्रति निष्क्रिय हैं। ये जल से और ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि इन धातुओं के पृष्ठों पर ऑक्साइड की फिल्म जम जाती है, और फिल्म जम जाने के कारण ये क्रिया नहीं करते। फिर भी बेरिलियम चूर्ण जो है चूर्ण रूप में वायु से जल जाने पर BeO और Be3N2 बना लेता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर समीकरण देख सकते हैं। इसके बाद मैग्नीशियम अधिक धन विद्युतीय है। मैग्नीशियम अधिक धन विद्युतीय है, जो वायु में अत्यधिक चमकीले प्रकाश में जलते हुए MgO और Mg3N2 बना लेता है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम वायु में शीघ्रता से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेते हैं और नाइट्राइड बना लेते हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है हेलोजनों से क्रिया। तो हेलोजनों से क्रिया करके क्षारीय मृदा धातु MX2 प्रकार के हैलाइड बनाती हैं। और तीसरा पॉइंट आता है हाइड्रोजन से क्रिया। तो बेरिलियम को छोड़कर से सभी तत्व हाइड्राइड बनाते हैं। कैल्शियम का सबसे महत्वपूर्ण हाइड्राइड है कैल्शियम हाइड्राइड, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिथ। इसको बहुत पूछा जाता है विकल्पों में, प्रश्न में, कि हाइड्रोलिथ क्या है या हाइड्रोलिथ का सूत्र क्या है। तो आपको याद रखना है हाइड्रोलिथ का सूत्र होता है CaH2। इसके बाद चौथा जो रासायनिक गुण है वो है अम्ल से क्रिया। तो अम्ल से क्रिया करके क्षार मृदा धातु में हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। अब यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं ये जो प्रश्न है काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसलिए इनके क्या करना है आपको, यहाँ पर कम से कम आपको सिर्फ 4 नंबर में अगर आता है या 5 नंबर में आता है तो 2-2 पॉइंट इनके लिख देना है। 2 आप लिखेंगे परमाणविक गुण में, और 2 लिख देंगे आप यहाँ पर भौतिक गुणों में, और 2 लिख देना है आपको रासायनिक गुण में, जो आपको सरल लगें। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 10वें की। और प्रश्न क्रमांक 10वें पूछा है कि सोडियम एवं पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड होते हैं OH। ठीक है, किसके हाइड्रोक्साइड? सोडियम के। तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड हो जाएगा KOH। एवं कार्बोनेट, सोडियम का कार्बोनेट क्या हो जाएगा? Na2CO3, और आपका पोटेशियम का कार्बोनेट हो जाएगा K2CO3। ये क्या होते हैं? जल में विलेय हैं, जबकि मैग्नीशियम और कैल्शियम के संगत लवण जल में अल्पविलेय होते हैं। इसका क्या कारण है? तो देखिए, लवण की जो जल में विलेयता होती है, कोई भी लवण हो, यहाँ पर जो सोडियम और पोटेशियम के लवण हैं उनकी जो विलेयता है वो निम्न 2 कारणों पर निर्भर करती है, एक जालक ऊर्जा और एक जलयोजन ऊर्जा। अब जलयोजन ऊर्जा क्या होती है? तो बच्चों बता दें कि जो धातुएं हैं, धातुएं जब जल से क्रिया करती हैं तो जल से क्रिया करने के बाद जो जुड़ के जो यौगिक बनता है उसको हम कहते हैं जलयोजन यौगिक। ठीक है, जलयोजन इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? जलयोजन बोलेंगे, क्योंकि जल का युग्मन हो रहा है उसमें, ये कहें कि जल जुड़ रहा है। और इस प्रकार की क्रिया होने के लिए जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम कहते हैं जलयोजन ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पर जालक ऊर्जा और जलयोजन ऊर्जा यहाँ पर 2 कारक यहाँ पर निर्भर करते हैं। अब इनमें से क्या होता है? तो देखिए कि सोडियम एवं पोटेशियम के जो हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट की जो जलयोजन ऊर्जा है वो जालक ऊर्जा से अधिक होती है। मतलब इनको जुड़ने के लिए, जल के अणु से जुड़ने के लिए जो है ऊर्जा अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए यह जल में घुलनशील है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट की जो है जलयोजन ऊर्जा जालक ऊर्जा से कम है, अतः यह जल में अल्पविलेय होते हैं। इतना आपको आंसर यहाँ पर लिखना है। इसके बाद हमारा आता है प्रश्न क्रमांक 11वां। और प्रश्न क्रमांक 11वें में पूछा है कि क्षार धातु में रंग प्रदान करने का, क्षार धातु में ये पूछा था कि ये यहाँ पे बच्चों आपको बता दें कि प्रश्न जो है इसमें प्रश्न बैंक में मिसप्रिंट दिया हुआ है, उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि बुनसन ज्वाला में रंग देते हैं क्यों। तो कौन देते हैं इसका नहीं दिखाया है उसमें, तो हमको आपको बता दें कि क्षार धातु हैं जो बुनसन ज्वाला में रंग देती हैं। ये प्रश्न आपका पूरा होगा। तो इसका उत्तर हम आपको बता दें कि क्षार धातु में रंग प्रदान करने का गुण पाया जाता है। और उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रंग किसके कारण आता है, तो रंग आता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो आपको पता होगा कि क्षार धातु के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये रंग देते हैं।
ठीक है। तो क्योंकि जब क्षार धातुओं और उनके लवण को बुनसन ज्वाला में, बुनसन ज्वाला है मतलब ये जो जलाते हैं लैबों में जो उपयोग की जाती है बुनसन ज्वाला में गर्म किया जाता है, तो उनके जो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने निम्न ऊर्जा स्तर में होते हैं और जैसे ऊर्जा मिलती है उनको तो वो उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, और जब वो वापस लौटते हैं उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में, या ये कहें कि जो अपनी मूल अवस्था थी उसमें लौटते हैं, तो जो अपसृत ऊर्जा उन्होंने की थी उस ऊर्जा को वो क्या करते हैं दृश्य प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करते आते हैं। इसलिए बुनसन ज्वाला जो है बुनसन ज्वाला में क्षार धातुएं विशेष रंग देती हैं। अब कैसा देती हैं, देखिए यहाँ पर क्षार धातुएं, जो लिथियम है वह गहरा लाल रंग देता है, सोडियम या सुनहरा पीला, पोटेशियम हल्का बैंगनी, रुबिडियम लाल बैंगनी और सीजियम नीला रंग यहाँ पर देता है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न क्रमांक 12, जिसमें पूछा गया है कि क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातुओं में कोई चार अंतर लिखिए या इनके दोनों में तुलना कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि प्रथम एवं द्वितीय वर्ग के तत्वों के प्रमुख अंतर बताइए। तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे अंतर। ठीक है, यहाँ इनमें आपको पहला पॉइंट दिख रहा होगा कि इनकी संयोजकता हमेशा एक होती है क्योंकि इनका अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इनकी संयोजकता हमेशा दो होती है क्योंकि इनका अंतिम कोष में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके घनत्व हैं जल से कम होते हैं और इनके घनत्व जो हैं जल से अधिक होते हैं। इन तत्वों के गलनांक निम्न होते हैं और इन तत्वों के गलनांक अपेक्षाकृत उच्च होते हैं। किनसे? क्षार धातुओं से। इनके जो कार्बोनेट हैं वो स्थायी होते हैं, जल में विलय होते हैं, और इनके जो कार्बोनेट हैं वो गर्म करने पर ऑक्साइड में अपघटित हो जाते हैं और जल में अविलय होते हैं। आप चाहें तो अलग अलग पॉइंट बना सकते हैं कि इनके कार्बोनेट स्थायी होते हैं, इनके कार्बोनेट अस्थायी होते हैं क्योंकि ये टूट जाते हैं इसलिए अस्थायी हैं, और यह इनके कार्बोनेट जल में विलय होते हैं और इनके कार्बोनेट जल में अविलय होते हैं। इसके बाद पांचवा पॉइंट है कि यह नाइट्राइड नहीं बनाते हैं और ये जो है नाइट्राइड बनाते हैं। इसमें लिथियम नाइट्राइड बनाता है इसलिए इसको छोड़कर आपको लिखना है। यहाँ पे 5 गुण हैं। इस प्रकार से ये अंतर थे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारा प्रश्न बैंक के उत्तर थे कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान के, और ये हमारा अध्याय 10 का पार्ट 3 था, जिसमें हमने आज आपको प्रश्न क्रमांक 7 से लेकर 12 तक के उत्तरों को हल करवाया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अध्याय 11 के जो है प्रश्न बैंक के उत्तरों को लेकर आएंगे, तो बन रही है हमारे चैनल।